नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया में जो टेंशन हम ईरान, इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच देख रहे हैं वो अचानक शुरू नहीं हुई थी। इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ कई दशकों पुरानी हिस्ट्री में छुपी हुई है। इसमें पॉलिटिकल रिवेलरी, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स और जियोपॉलिटिकल एलियंस सब कुछ शामिल है। आज जब हम न्यूज़ में मिसाइल अटैक, ड्रोन स्ट्राइक्स और मिलिट्री ऑपरेशन देखते हैं तो लगता है कि यह सब अभी शुरू हुई है, लेकिन असल में इस कॉन्फ्लिक्ट की कहानी 1948 में इसराइल की क्रिएशन, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, 1979 ईरान रिवॉल्यूशन और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम तक जाती है। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक टाइम पे ऐसे भी था जब ईरान और इसराइल एनिमीज नहीं बल्कि एलियस थे। अगर हम आज की वार को समझना चाहते हैं तो हमें इस पूरी हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। पहले 1948 इसराइल का जन्म और मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को समझते हैं। 1948 में स्टेट ऑफ इसराइल एस्टेब्लिश हुआ। ये इवेंट तब हुआ जब ब्रिटिश मैंडेट पैलेस्टाइन से खत्म हुआ और एक नया ज्यूइश स्टेट बनाया गया। इसराइल के अनाउंस होते ही अरब कंट्रीज ने उस पर अटैक कर दिया। इन कंट्रीज में शामिल थे इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन और इराक। ये पहला अरब इसराइल वार था। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज भी हुई। ईरान, जो एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, उसने तुरंत इसराइल के खिलाफ वार नहीं किया। उस वक्त ईरान के रूलर थे शाह मोहम्मद रेजा पहलवी। उन्होंने इसराइल के साथ इनडायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन किया। अब जानते हैं ईरान और इसराइल की दोस्ती। 1950s और 1960s के दौर में ईरान और इसराइल के रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग थे। दोनों कंट्रीज के बीच कई तरह का कोऑपरेशन हुआ, जैसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मिलिट्री कोऑपरेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग। ईरान इसराइल को ऑयल सप्लाई कर रहा था और इसराइल ईरान को टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा था। दोनों कंट्रीज की इंटेलिजेंस एजेंसी भी मिलकर काम कर रही थी। इसराइल की एजेंसी मोसाद और ईरान की एजेंसी सबाक। दोनों एजेंसीज मिडिल ईस्ट में इंटेलिजेंस ऑपरेशन चलाती थी। दोनों कंट्रीज को लगता था कि अरब नेशनलिज्म उनके लिए थ्रेट है, इसीलिए उन्होंने एक स्ट्रैटेजिकल पार्टनरशिप बना ली थी। अब सवाल उठता है कि यूनाइटेड स्टेट की कहानी इसमें कैसे शामिल हुआ। इसका जवाब हमें 1953 की एक बड़ी घटना में मिलता है। उस समय ईरान का प्रधानमंत्री मोहम्मद मसदेक थे। उन्होंने ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया। इसका मतलब था अब ईरान का तेल वेस्टर्न कंपनीज के नियंत्रण से बाहर हो गया। ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को पसंद नहीं आई। 1953 में CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मिलकर एक कॉप को सपोर्ट किया, जिससे मोहम्मद मुज़द्देक को सत्ता से हटाई दिया गया। इसके बाद शाह मोहम्मद रेजा पहलवी की शक्ति और बढ़ गई। 1960 और 1970 में ईरान रैपिडली मॉडर्न हो रहा था। शाह मोहम्मद राजा ने कई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की, जिसे व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा गया। इन रिफॉर्म्स में शामिल थे एजुकेशन एक्सपेंशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ईरान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी इंटरेस्ट दिखाया। 1968 में ईरान ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT साइन की, जिसका पर्पस न्यूक्लियर वेपन का स्प्रेड को रोकना था। उस वक्त US और वेस्टर्न कंट्रीज ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ईरान के अंदर पॉलिटिकल डिसैटिस्फैक्शन बढ़ रहा था। लोग शाह मोहम्मद राजा की अनऑथराइज्ड रूल और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से खुश नहीं थे। 1979 में ईरान में एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल चेंज हुआ। मास प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल अनरेस्ट की बादशाह की गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई। इसके बाद पावर में आए अयतुल्ला रुहुल्लाह खमेनी, जिन्होंने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। ये इवेंट मिडिल ईस्ट हिस्ट्री के एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। नई गवर्नमेंट ने US को इंपीरियल पावर कहा
और इसराइल को इलिजिमेंट स्टेट कहा। इसके बाद ईरान और इसराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशन कम्प्लीटली खत्म हो गया। 1979 में एक और ड्रामेटिक इवेंट हुआ। ईरानी रिवोल्यूशनरीज ने तेहरान में यूएस एम्बेसी पर कब्जा कर लिया और अमेरिकन डिप्लोमेट्स को हॉस्टेज बना लिया। ये हॉस्टेज क्राइसिस 444 डेज तक चला। इस इवेंट ने यूएस और ईरान के रिलेशन परमानेंटली डैमेज कर दिया। तब से दोनों कंट्रीज के बीच ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रहा। 1979 की रिवॉल्यूशन के तुरंत बाद ईरान को एक और बड़े युद्ध का सामना करना पड़ा। 1980 में इराक के लीडर सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। ये युद्ध 8 साल तक चला और 20वीं सदी के सबसे लंबे वार में से एक था। इस युद्ध में यूएस ने लार्जली इराक को समर्थन किया, जबकि इसराइल ने कुछ गुप्त तरीके से ईरान को सहायता दी। ये मिडिल ईस्ट की जटिल पॉलिटिक्स को दिखाता है। 1988 में ईरान इराक वार खत्म होने के बाद ईरान ने अपनी रीजनल स्ट्रैटेजी बदल दी। ईरान ने कोई रीजनल ग्रुप के साथ एलियंस बनाना शुरू किया। इनमें हिजबुल्लाह, लेबनान, हमास गाजा और इराक या सीरिया के कुछ मिलिटिया ग्रुप शामिल थे। इन ग्रुप को अक्सर प्रॉक्सी ग्रुप कहा जाता है। इनका इस्तेमाल ईरान मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए करता था। इसराइल को ये एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट लगा। 1990 के दशक के बाद ईरान और इसराइल के बीच एक शैडो वार शुरू हो गया। यह सीधा युद्ध नहीं था, लेकिन इसमें साइबर अटैक, सॉबटेज, टारगेटेड एसोसिनेशन और सीरिया में एयर स्ट्राइक जैसे कोवर्ट ऑपरेशन शामिल थे। कुछ ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या भी इसी कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी थी। इस शैडो वार ने धीरे धीरे टेंशन को बढ़ा दिया। वर्ष 2000 में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ग्लोबल इशू बन गया। ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल एनर्जी के लिए है, लेकिन इसराइल और यूएस का डर है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर सकता है। इसी वजह से ईरान पर कोई इंटरनेशनल सैंक्शन लगाए गए। वर्ष 2015 में ईरान और वर्ल्ड पावर के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसका नाम था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA। इस डील के अकॉर्डिंग ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट लिमिट करने का प्रॉमिस किया और इंटरनेशनल इंस्पेक्शन अलाउ किया। इसके बदले ईरान पर लगे कुछ इकोनॉमिक सैंक्शन हटाई दिया गया, लेकिन इसराइल इस डील से सेटिस्फाइड नहीं था। वर्ष 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स ने JCPOA से विड्रॉ कर लिया और ईरान पर फिर से स्ट्रॉन्ग सैंक्शन लगा दिया। इस डिसीजन के बाद मिडिल ईस्ट टेंशन इंक्रीज हो गया और इसराइल और यूएस के रिलेशन और खराब हो गए। दोस्तों, अब बात करते हैं 2020 से 2024 तक का टेंशन। इस पीरियड में कोई सीरियस इंसिडेंट हुए, जैसे ईरानियन जनरल कासम सुलेमानी की किलिंग, साइबर वेयरफेयर इंसिडेंट, पर्शियन गल्फ में ऑयल टैंकर पर अटैक, रीजनल प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स। इन सब इवेंट ने ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट को और इंटेंस बना दिया। वर्ष 2025 में टेंशन और एस्केलेट हो गया। इसराइल ने ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिलिट्री टारगेट्स पर स्ट्राइक किया। ईरान ने रेस्पॉन्स में मिसाइल अटैक लॉन्च किया। इस कॉन्फ्लिक्ट ने पूरे मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी। वर्ष 2026 में सिचुएशन और सीरियस हो गई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएस और इसराइल ने ईरान के मिलिट्री टारगेट्स पर कोऑर्डिनेट स्ट्राइक किया। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से रिटेलिएशन किया। ये कॉन्फ्लिक्ट अभी भी इवॉल्विंग सिचुएशन है। इस कॉन्फ्लिक्ट का इफेक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को इफेक्ट कर सकता है। मेजर कंसर्न है इंटरप्शन ऑफ वर्ल्ड वाइड ऑयल सप्लाई, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज शिपिंग रूट्स और रीजनल इंस्टेबिलिटी। अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो ग्लोबल इकोनॉमिक पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है क्या। अगर हम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की बात करें तो उनमें सबसे ऊपर नाम आता है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का।
ये एक संकरा समुद्री मार्ग है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी और आगे चलकर इंडियन ओशन से जोड़ता है। यह नैरो सी पैसेज दो प्रमुख देश के बीच स्थित है, एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ ओमान और यूनाइटेड स्टेट एमिरेट्स। इसकी चौड़ाई कुछ स्थानों पर लगभग 33 किलोमीटर है, लेकिन इसका बावजूद दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर दिन दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% से अधिक तेल इसी मार्ग से गुजरता है। इसका मतलब है कि मिडिल ईस्ट की बड़े बड़े तेल उत्पादक देश जैसे कि सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, कतर और यूएई अपने अधिकांश तेल इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक भेजते हैं। इस मार्ग से गुजरने वाले बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स और एलएनजी कैरियर्स एशिया, यूरोप और अन्य क्षेत्रों तक ऊर्जा पहुंचाते हैं। खासकर चाइना, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों की ऊर्जा जरूरतें काफी हद तक इसी मार्ग पर निर्भर करता है। लेकिन इस मार्ग की सबसे बड़ी चुनौती है इसकी भौगोलिक संकीर्णता और राजनैतिक संवेदनशीलता, क्योंकि ये मार्ग ईरान के बहुत ही करीब है। इसीलिए जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, खासकर ईरान, यूएस या इसराइल के बीच, तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ जाता है। अगर किसी कारण से ये मार्ग बंद हो जाए या यहाँ का शिपिंग बाधित हो जाए तो इसका सीधा असर ग्लोबल ऑयल प्राइस और वर्ल्ड इकोनॉमी पर पड़ सकता है। इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को अक्सर दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी चेक पॉइंट भी कहा जाता है। ईरान, इजराइल और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट एक सडन वार नहीं है। ये कोई डिकेड्स की पॉलिटिकल रिवलरी, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का रिजल्ट है। एक टाइम पर ईरान और इजराइल एलाइज थे, लेकिन आज वो मिडिल ईस्ट के सबसे बड़ा रिवल्स बन चुके हैं। फ्यूचर में ये कॉन्फ्लिक्ट डिप्लोमेसी से सॉल्व होगा या एस्केलेट होगा, ये भी अनसर्टेन है। लेकिन एक बात क्लियर है, इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको ऐसे ही हिस्ट्री और जियोपॉलिटिक्स के डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल स्टोरी के साथ। नमस्कार।